आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हो जाइए तैयार, अगले आधे घंटे हम बात करेंगे आपके स्टॉक्स की, इसके साथ ही बाजार पर आपकी खास रणनीति बनाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि आखिर आप अपना पसंदीदा शो कल की तैयारी किस समय पर देख सकते हैं, कौन कौन से स्पेशल शोज हम इन खास सेगमेंट्स में लेकर आते हैं। तो सोमवार से शुक्रवार शाम 3:30 बजे कल की तैयारी, ये कार्यक्रम आपके सामने होता है। इस कार्यक्रम को आप अगर मिस कर पाते देते हैं तो आप शाम 6 बजे इसका रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं। इसके अलावा हर बुधवार को हम आपके लिए लेकर आते हैं शेयर बाजार सबका अधिकार। जी हां, शेयर बाजार सबका अधिकार, ये समय वही रहता है 3:30 बजे। अलग अलग शोज में अलग अलग समय है, लेकिन कल की तैयारी में आप शेयर बाजार सबका अधिकार हर बुधवार शाम 3:30 बजे देख सकते हैं। इसके अलावा हर शुक्रवार को हम कल की तैयारी की जगह अगले हफ्ते की तैयारी कराते हैं 3:30 बजे। तो समय वही है, बस सेगमेंट्स बदल जाते हैं। बुधवार और शुक्रवार को आपको 2 अलग अलग सेगमेंट देखने को मिलते हैं। इन सब के बीच में यह शो चूंकि आप दर्शकों का है तो अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। हमें सवाल भेजने के लिए आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर लाइव कमेंट करके भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये वो तरीके हैं जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, और सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, इन सभी के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। हम आपको बेहतर रणनीति बताएंगे। हमारे साथ आज आपकी खास तैयारी कराने के लिए ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के आशीष महेश्वरी साहब हैं और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले आशीष सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। बाजार में जो वॉलेटिलिटी है वो शायद हम हर तरफ से महसूस कर पा रहे हैं। एक नैरेटिव ये है कि बाजार में पॉजिटिविटी तो है, बाजार जिस तरह की रैली पिछले दिनों दिखाया वो उसकी पॉजिटिविटी का संकेत देता है। लेकिन चूंकि चुनाव है, इस पूरे हफ्ते को हम निर्णायक मानेंगे, क्योंकि 1 तारीख को 7वें फेज का इलेक्शन समाप्त होने के बाद शाम तक हम एग्जिट पोल्स के रुझान देखना शुरू कर देंगे। इनको 3 तारीख को बाजार एब्जॉर्ब करेगा, रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन फाइनल नतीजों के लिए हमें 4 तारीख का इंतजार करना होगा। इस लिहाज से हम समझ रहे हैं, और इन सब के बीच में एफआईआईज की जो पूरी मोमेंटम है उसकी वजह से भी बाजार कहीं ना कहीं अफेक्ट होता हुआ नजर आएगा। अब इस निर्णायक हफ्ते में जाहिर सी बात है कि हर दिन बहुत क्रूशल है। कल कि अगर बाजार को नजर रखें तो आप किस तरह से देख रहे हैं? मेरा मानना है कि जो थोड़े वीक ट्रेडर हैं या जो नर्वस ट्रेडर हैं उनकी तरफ से थोड़ी सी जो बिकवाली देखने को मिल रही है ये जारी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे नहीं है कि जो 4 जून के जो रिजल्ट आएगा उससे पहले बिल्कुल जो बोलते हैं ब्रेव हार्ट बन के खड़े रहे पोजीशंस को अपनी लेकर। तो लोग थोड़ा सा रिस्क अवर्जन चाहते हैं, और ऐसा ही आज जैसे हमने देखा जो 1:3 एडवांस डिक्लाइन हो गया जो स्टॉक्स का, तो ये शो करता है कि थोड़ा सा लोग लाइट रहना चाहते हैं इंस्टेड की फुल्ली इन्वेस्टेड रहें या ज्यादा ओवरबोर्ड हो। और ये एक ठीक स्टैंड भी है, और मुझे लगता है कि शायद इस टाइप से जो नर्वसनेस है, थोड़ा मार्केट का जो वीकनेस है, अगले 2-3 दिन और जारी रह सकती है। जैसा आपने बताया कि अब 2-3 दिन ही बचे हैं इससे पहले जब एग्जिट पोल आ जाएगा 3 तारीख को, तो बिल्कुल थोड़ा सा और लिक्विडेशन अपनी लॉन्ग पोजीशन में लोग चाहेंगे या हेज करना चाहेंगे, और इसके कारण से बाजार में वोलेटिलिटी और थोड़ा सा डाउनवर्ड वाइज बना रहेगा। ये है नजरिया बाजार पे। इन सब के बीच में अब चलिए आपके सवालों को शामिल करते हैं फटाफट से। पियाली दास का सवाल है हमारे पास। कैस्ट्रॉल पे राय जानना चाहती हैं। 50 शेयर हैं इनके पास और इन्होंने 201 के भाव पे खरीदारी की हुई है। तो कैस्ट्रॉल इंडिया पर आखिर क्या राय है? कुणाल जरा बताइए। 201 की खरीदारी, इनके भाव से नीचे, हालांकि स्टॉक की संख्या कम है इसलिए नुकसान ज्यादा नहीं हो रहा है इनको, लेकिन क्या करना चाहिए? वेल 187 188 के अराउंड अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एंड मेरा ये मानना है कि नीचे 183 के एसएल के साथ अभी फिलहाल होल्ड करना चाहिए। अगर 183 ब्रेक होता है तो नीचे में 160 तक के भी लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। सो मेरा मानना है होल्ड करके चले 183 के एसएल के साथ। अगर ये सपोर्ट ले लेता है तो 225 तक के भी लेवल हमें ऊपरी स्तर पर ये स्टॉक दिखा सकता है। सो फिलहाल
होल्ड करके चलने की सलाह है विद द एसएल ऑफ 183। ठीक है, तो 183 का स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड करने की सलाह। आगे 200 तक के और 225 तक के लक्ष्य आपको आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं, लेकिन थोड़ी पैनी निगाह रखिएगा। विवेक कोलपाकर साहब हैं और इनका सवाल पूना वाला फिनकॉर्प पे है। 100 शेयर इनके पास हैं 494 के भाव पे, 494, 494 नुकसान यहां पर इनको भी होता हुआ। पूना वाला फिनकॉर्प पे बताएं आशीष जी, क्या आपका नजरिया बन रहा है अगर हम बाइंग प्राइस को ध्यान में रखें 494? देखिए, फंडामेंटल्स पर नजर डालें तो कहीं कोई समस्या नजर नहीं आती पूना वाला फिनकॉर्प में। बट चूंकि अपने जो हाईज ने करीब 520 रुपए के लेवल से हम देख रहे हैं, थोड़ी मुनाफा वसूली चल रही है, तो जिसके कारण से स्टॉक 440 तक आ गया है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो एक सेंटिमेंट अभी भी एनबीएफसी से शिफ्ट होकर पीएसयू बैंक या फ्रंटलाइन प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ रुझान थोड़ा अभी निवेशकों का ज्यादा है, क्योंकि आरबीआई जिस हिसाब से चीजों को कंट्रोल कर रहा है, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एनबीएफसी के ये आगे आने वाले समय में जो लैंडिंग है उसमें थोड़ा और टाइटनेस आएगा, तो जिसके कारण से पूनावाला फिनकॉर्प जैसे स्टॉक या बजाज फाइनेंस, सब इन स्टॉक्स में भी हमने गिरावट देखी। तो मेरी सलाह रहेगी कि यदि आप 420 रुपए तक के आसपास यदि पूनावाला फिनकॉर्प मिलता है तो एवरेज करें। अभी थोड़ा सा और नीचे स्टॉक को आने तब एवरेज करना बेटर है। चलिए एक सवाल और लेते हैं यूट्यूब से ही। बाला देवी जी ने हम तक अपना सवाल पहुंचाया है। बजाज फिनांस पर राय जानना चाहती हैं। 30 शेयर लिए हैं, काफ़ी अच्छे भाव पे इन्होंने खरीदारी की है, 5,000 के पे इन्होंने खरीदारी की है। क्वालिटी स्टॉक है बजाज फिनांस, और पिछले दिनों हमने देखा कि काफ़ी अच्छी रैली नज़र आई इनके भाव से, काफ़ी ऊपर ये स्टॉक, इसलिए अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर होता हुआ। बजाज फिनांस कुणाल 5,000 की खरीद है, बने रहने की सलाह इनको या मुनाफा बांध लेना चाहिए? वेल, बने रहने की ही सलाह रहेगी मेरी, क्योंकि स्टॉक अभी एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके 6,870 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में ये स्टॉक में हमें 7,700 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। एंड जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा और जैसे मार्केट वॉलेटिलिटी, एक्सटर्नल वॉलेटिलिटी जो हमें अभी देखने को मिले उसमें से बाहर आएगा, एक स्टेबल मोमेंटम ओवरऑल मार्केट में हमें देखने को मिलेगी। और उस पार्ट पे ये जितने भी एनबीएफसी कंपनीज हैं, सब में एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो व्यू मेरा बने रहने का है। 7,700 तक के टारगेट हमें स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बने रहने की सलाह। अहम लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। कुछ सवाल यूट्यूब पर लाइव भी आ रहे हैं, उनको भी शामिल करते हैं। रेणुका जी का सवाल है श्री दिग्विजय सीमेंट पर 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और 107 रुपये इनकी बाइंग प्राइस है। 1 साल का नजरिया है। श्री दिग्विजय सीमेंट इनके भाव से फिलहाल ऊपर, और आज हम देख रहे हैं आशीष जी कि यहाँ पे अच्छी तेजी नजर आई है श्री दिग्विजय सीमेंट में, लगभग 5.5% ऊपर रहा है ये स्टॉक का। 107 की इनकी बाइंग है, बताइए क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, इस स्टॉक पे यदि ब्रॉडर नजर डालता हूँ मैं तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट 30-31 करोड़ का ये क्वार्टर ओवर क्वार्टर करते जा रहे हैं। और जो कंपनी का जो डेट है वो भी ऑलमोस्ट जीरो है इस कंपनी का। और फंडामेंटली कहीं कोई इस कंपनी में चैलेंज नजर नहीं आता सीमेंट सेक्टर में। और पर्टिकुलर जो मिड कैप सीमेंट है, अब उनको देखने का समय आ गया है, क्योंकि जो लार्ज कैप सीमेंट स्टॉक है उनके वैल्यूएशन काफी रिच है। तो मेरा मानना है श्री दिग्विजय सीमेंट, उदयपुर सीमेंट, इस टाइप के जो स्टॉक मिड रेंज के सीमेंट है, ये आगे जाके अच्छा मुनाफा बिल्कुल निवेशकों दे सकते हैं। तो स्टॉक में बने रहने की सलाह है। 125 से 130 का लक्ष्य अगले 3 महीनों में यहाँ पॉसिबल। ठीक है, एक और दर्शक हैं जेसी नाम से, उन्होंने अपना पूरा नाम यहाँ नहीं लिखा है। जेसी नाम से हिंदुस्तान जिंक पर राय जानना चाहते हैं। 680 की हिंदुस्तान जिंक में इनकी बाइंग नजर आ रही है। तो हिंदुस्तान जिंक में जिन लेवल पे जेसी ने बाइंग की है, अच्छे लेवल हैं इनके भाव से ऊपर, और आज हमने तेजी भी देखी। कुणाल, हिंदुस्तान जिंक 680 की बाइंग, क्या करना चाहिए? 716 के अराउंड का क्लोजिंग है। मैं कहूंगा इनसे कि एक बार थोड़ा सा रिस्क ले लें। नीचे 700 के एसएल के साथ पोजीशन को आप होल्ड करके चलिए।
ऊपरी लेवल पे जो रिसेंटली जो 800 का हाई बनाया है वो हाई भी क्रॉस हो सकता है। उसके बाद ये स्टॉक 880 तक के लिए भी लेवल दिखा सकता है। सो एसएल थोड़ा सा ट्रेल एसएल करके ही चलने की चला है 700 के एसएल के साथ, और ऊपरी लेवल पे मुनाफा काफी अच्छा ये स्टॉक में हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। सो फिलहाल जो पोजीशन है होल्ड करके चले विद द स्ट्रिक्ट एसएल ऑफ 700। ठीक है, 700 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड करके चलिए। आगे के लक्ष्य भी आपको बताए गए हैं, थोड़ा सा आपको रिस्क लेना होगा इस स्टॉक में। बढ़ते हैं आगे। हमारे एक दर्शक है संतोष मेहरा, और इनका सवाल वेल्सपन लिविंग पे है। हालांकि इन्होंने कोई लेवल नहीं बताया, शायद ये फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं। आशीष जी, ज़रा वेल्सपन लिविंग देखिए, क्या आपको कैसा लग रहा है ये स्टॉक का? एक बार फिर बता दूं, वेल्सपन लिविंग, जो कि वेल्सपन इंडिया के नाम से जाना जाता है, इस पर राय जानना चाहते हैं। बिल्कुल, स्टॉक यदि देखें तो ऑलमोस्ट 90 रुपए से बढ़कर हमने 170 रुपए के लेवल भी स्टॉक में आते देखे, और प्राइमरीली एक्सपोर्ट डोमिनेंट इसका जो एक बिजनेस मॉडल है, और होम फर्निशिंग के केस में क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है कंपनी। तो मेरी सलाह रहेगी एक बार स्टॉक में बने रहें, और यदि आपको फ्रेश बाइंग करना है तो, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के नंबर्स काफी अच्छे थे, 40-50 करोड़ का जो प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ वो क्वार्टर ओवर क्वार्टर हो गया। तो बिल्कुल बने रहें स्टॉक में, या आपको नई खरीदारी करनी है तो 135 रुपए के आसपास फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं, ये लंबी अवधि में अच्छा मुनाफा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर बने रहने की आपको सलाह लंबी अवधि के लिए। बढ़ते हैं आगे, और हमारे एक दर्शक हैं अमित शर्मा, जो कि यूट्यूब पर उन्होंने लाइव सवाल पूछा है। कुणाल, ज़रा अशोक लेलैंड के बारे में इनको राय दीजिए, किन लेवल्स पे खरीदारी करना बेहतर होगा? ये है इनका सवाल। अशोक लेलैंड, अमित शर्मा है हमारे दर्शक, यूट्यूब पर सवाल पूछा है उन्होंने। वेल, डेफिनेटली खरीदारी करने की सलाह तो मैं नहीं दूंगा। 226 के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है। लोअर लेवल पे जो सपोर्ट फिलहाल आ रहा है 190 का आ रहा है। नो डाउट स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है, यहाँ से ऊपरी लेवल पे 245 तक के भी लेवल दिखा सकता है, लेकिन रिस्क ज्यादा है कंपेयर टू रिवॉर्ड। तो मैं फ्रेश खरीदारी करने की सलाह फिलहाल नहीं दूंगा उसको प्लेलेंड में। को इन लेवल्स पे खरीदारी की सलाह नहीं मिल रही है। चुनाव के बाद एक बार फिर इसको रिव्यू करेंगे, उस वक्त शायद आपको बेहतर नजरिया दिया जा सकता है। एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने वोडाफोन आइडिया पे राय मांगी है। लगभग 15 रुपए इनकी बाइंग प्राइस है, 200 शेयर है। आशीष जी, वोडाफोन आइडिया 15 रुपए की बाइंग, क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। अभी इनफैक्ट शायद कल ही स्टॉक 15 रुपए था, आज थोड़ा सा करेक्शन में 14.5 रुपए आया है। बट मुझे लगता है कि आगे जाकर टेलीकॉम का जो सेक्टर है वो अच्छा रिटर्न देगा, और वोडाफोन आइडिया इनफैक्ट 14 रुपए यदि आता है तो आप एवरेज भी कर सकते हैं इसमें। मेरे लक्ष्य करीब 18 से 20 रुपए के अगले 6 महीने के लिए रहेंगे। एक हमारी दर्शक हैं आरती बतवाल, और उन्होंने आशीष जी आपसे एक राय जाननी चाहिए। उन्होंने आपको स्पेशली आपसे सवाल पूछा है, और वो ख़ास तौर पे उनका जो स्टॉक है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। उनका कहना है कि आशीष जी से राय लीजिए। एक बार मैं स्टॉक का नाम आपके सामने रखता हूँ। शायद उन्होंने अपना सवाल डिलीट कर दिया, अभी सवाल दिख रहा था उनका। चलिए एक और सवाल लेते हैं। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं निहार चौधरी, आशीष जी आईएच वरुण बेवरेजेस पर राय जानना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? ये वरुण मेरा एक फेवरेट स्टॉक रहा है हमेशा से, वरुण बेवरेजेस। और इस स्टॉक ने इनफैक्ट एफएमसीजी क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो बेहतरीन रिटर्न दिए हैं उसमें से वरुण बेवरेजेस है। और आप नंबर्स वाइज भी देखें तो क्वार्टर ओवर क्वार्टर ये सुपर आउट परफॉर्मेंस भी देता रहा है ये स्टॉक। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बिल्कुल बने रहें। और ये बिल्कुल जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक थे, हुआ करते थे कि आपको जनरेशन टू जनरेशन स्टॉक बना रहता है और काफी अच्छे रिटर्न डिविडेंड सारा देता है, ऐसे ही वरुण बेवरेज उस कैटेगरी में जाए। तो बिल्कुल बने रहें। 1 साल का लक्ष्य 2000 रुपए भी यहाँ पर पॉसिबल। चलिए अब कुणाल मैं आपके पास आना चाहता हूं। ज्योति का एक सवाल है, नैल्को पे नजरिया चाहती हैं। नैल्को यहां से कैसा नजर आ रहा है आपको? कल 191 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एंड मोमेंटम काफी अच्छी स्टॉक में देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में।
मोमेंटम अगर मैं ऊपरी लेवल की बात करूँ तो 220 240 तक के लेवल है, लेकिन खरीदारी करके चलने की सलाह तो नहीं है। और मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज के दिन में जो मोमेंटम हमें देखने को मिली है, और इसके बेस पर अगर पोजिशनल मोमेंटम की बात करूँ, तो अगर पोजीशन है तो एक बार 185 के एसएल के साथ होल्ड करना चाहिए। अगर नहीं पोजीशन बनानी है तो एक बार होल्ड कीजिए। अगर लोअर लेवल पे अगर काउंटर नीचे 168 तक का अगर लेवल दिखाता है, जहां पे पहले भी स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद वो रेजिस्टेंस एक अच्छा खासा सपोर्ट बन गया था, तो अगर 168 आता है तो नई खरीदारी करके चलेंगे। अगर ऑलरेडी है तो 185 का एसएल मेंटेन करिए, क्योंकि ये ब्रेक होगा तो वापस स्टॉक नीचे 168 तक आएगा। ठीक है, तो ये रणनीति नैल्को पे आपको मिलती हुई। कृष्ण कुमार का सवाल लेते हैं और इनका सवाल IRFC पे है। 184 रुपए की इनकी बाइंग है। यूट्यूब पे भी इन्होंने अपना सवाल पूछा है। 1150 शेयर इनके पास है, नुकसान फिलहाल झेलते हुए। आशीष जी, IRFC और 184 184 की बाइंग। ये भी 184 रुपए में खरीदा है, अभी सिर्फ 180 रुपए ही हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कोई जल्दीबाजी करना चाहिए लॉस बुक करने के लिए। फंडामेंटली काफी बेहतरीन कंपनी है। अभी 2 दिन पहले 52 का ही 192 का कंपनी ने हिट किए। आज थोड़ा सा PSU और रेलवे स्टॉक में थोड़ा सा मुनाफा वसूली, इसलिए स्टॉक गिरा है। बट मुझे नहीं लगता कि कोई कंसर्न होना चाहिए IRFC के फंडामेंटली फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेके। बनी रही है स्टॉक में 225 240 के लक्ष्य भी स्टॉक में अगले 6 महीनों में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगले हमारे दर्शक हैं राजन, उनका सवाल लेते हैं। मैरिको पे राय जानना चाहते हैं। मैरिको के 70 शेयर इनके पास हैं, 600 की इनकी बाइंग है। स्टॉक की संख्या कम है, हालांकि इनके भाव से ऊपर फिलहाल मैरिको का शेयर। कुणाल, 600 रुपए की बाइंग मैरिको, क्या करना चाहिए? चलिए, ब्रेकआउट स्टॉक में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है वीकली चार्ट पे, एंड यहाँ से स्टॉक तकरीबन 680 से 720 तक के लेवल दिखा सकता है। तो व्यू मेरा फिलहाल होल्ड करके चलने का ही बन रहा है। होल्ड करके चलने की सलाह फिलहाल मैरिको में आपको मिलती हुई। चलिए, अब सवालों के सिलसिले को हमें यहीं थामना होगा, क्योंकि अब हम बढ़ेंगे अपने विशेष सेगमेंट की ओर, और यह है VIP शेयर्स। आशीष जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पर आपने किन स्टॉक को चुना है? ये मेरा पहला जो पिक रहेगा वो रहेगा सुमितोमो केमिकल। कंपनी के जो नतीजे आए थे इस बार बहुत बेहतरीन नतीजे थे, और हमें जानना चाहिए जो उनका बिजनेस है, जो पेस्टिसाइड कारोबार में है या फंजीसाइड वो बनाते हैं, उसमें करीब 90% उनका बिजनेस यहाँ से आता है, और मैक्सिमम इंडिया से ये बिजनेस है। लास्ट क्वार्टर कंपनी का काफी अच्छा नहीं रहा था, क्योंकि इन्वेंट्री काफी हाई रेट का था उनका, जो उन्होंने इस क्वार्टर में पूरा लिक्विडेट कर दिया है। इसके कारण से यदि हम देखें तो दिसंबर टू मार्च क्वार्टर में ही उनकी नेट प्रॉफिट डबल हो गया, 54 करोड़ से बढ़ के 109 करोड़ का उनका मुनाफा हुआ। और मेरा मानना है ये रन रेट अभी आगे जारी रहेगा, कि इस बार मानसून अच्छा आने वाला है, और यहाँ पर ये मार्केट लीडर भी है इन सेगमेंट में, तो इसलिए सुमितोमो केमिकल पोस्ट रिजल्ट बिल्कुल देखना चाहिए इस स्टॉक पर। दूसरा स्टॉक रहेगा डोम्स इंडस्ट्रीज। ये भी एक कंपनी है जो इंडिया का जो मार्केट शेयर स्टेशनरी और क्राफ्ट जो क्राफ्ट मटेरियल है, जहाँ बच्चे यूज करते हैं, वहाँ पे करीब 13% का इनका मार्केट शेयर है। और इस कंपनी में भी हमने देखा 102 करोड़ से बढ़ के करीब मुनाफा 159 करोड़ रुपए हुआ। और इसका स्टॉक में कंटेनर हमने इंस्टीट्यूशन की बाइंग आते देखा है IPO के बाद से। तो अब पब्लिक फ्लोट इस स्टॉक पे सिर्फ 2.5% का बचा है, तो इसलिए मुझे लगता है ये स्टॉक भी नई ऊंचाइयों की तरफ जाएगा। तो इस स्टॉक को भी 6 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करने की। ठीक है, तो डोम्स इंडस्ट्रीज और सुमितोमो केमिकल ये पसंद आता हुआ। इस वक्त आशीष जी को, कुणाल मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप बताइए, आपकी पसंद क्या है? स्टॉक है सर, सबसे पहला सिंजीन है, 688 के राउंड का क्लोजिंग है, खरीदारी करके चलिए। 670 के एसएल के साथ टारगेट 702 का है, 725 का दूसरा टारगेट है। एंड दूसरा जो स्टॉक है SBI लाइफ है, 1453 के राउंड का क्लोजिंग है, खरीदारी करके चलिए। 1400 1400 के एसएल के साथ करिए, टारगेट 1495 और दूसरा टारगेट 1560 है। ठीक है, तो SBI लाइफ और सिंजिन पसंद आता हुआ इस वक्त कुणाल को, और सिंजिन पे तो डबल मोहर लगी है, क्योंकि आज 1:30 बजे के शो में रवि ने भी इसमें खरीदारी की सलाह दी थी। तो सिंजिन और SBI लाइफ पसंद आते हुए
कुणाल को। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कुणाल। इसके साथ ही आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए, आम निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए और कल के बाजार पर बेहतर रणनीति बनाने के लिए। चलिए फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत, लेकिन ET Now स्वदेश पर खास शोज का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।